मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में सीएम मोहन यादव ने रीजनल इन्वेस्टर्स के साथ बैठक की और इसी दौरान उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ की और कहा कि दुनिया में पीएम मोदी ने 2014 के बाद पूरी दुनिया में भारत का परिदृश्य बदला है। तो बड़ी जानकारी आपको नर्मदापुरम से दे रहे हैं, जहां पर सीएम मोहन यादव ने रीजनल इन्वेस्टर्स के साथ बैठक की। बेहद खास ये बैठक हुई है और इस दौरान सीएम ने पीएम मोदी की तारीफ भी की और कहा कि दुनिया में पीएम मोदी ने 2014 के बाद पूरी दुनिया में भारत का परिदृश्य बदल दिया है। तो रीजनल इन्वेस्टर्स के साथ ये बेहद ही खास मुलाकात की मीटिंग, ये बैठक हुई है और इसी दौरान सीएम यादव पीएम मोदी की तारीफ भी करते हुए नजर आए। आज यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से माहौल बना हुआ है पूरे देश का, और देश का तो क्या दुनिया के अंदर माननीय मोदी जी ने भारत का 2014 के बाद जो परिदृश्य बदला है, उस परिदृश्य में बदलते दौर में दुनिया के अंदर विश्वास हुआ है कि कोई देश की प्रगति हो न हो, एकमात्र देश भारत है जो दुनिया के सामने आदर्श रूप में अपनी पहचान बना के आगे बढ़ रहा है। जहां निवेशक अपने निवेश करने के लिए आ रहे हैं, जहां की जीडीपी कहां जा रही है। 250 साल तक राज किया इंग्लैंड ने हम पे, लेकिन इंग्लैंड को पीछे छोड़ करके हम अपने उससे 5वें नंबर पे आए। ये बदलते दौर का भारत। न्यूज 18 नेटवर्क के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी से खास बातचीत में महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस ने कहा है कि मोदी जी ने मुझे परम मित्र कहा। उन्होंने कहा कि आपने बहुत अच्छा किया, आप लोगों को बधाई, विजय का आनंद बहुत बड़ा है। किया है आप लोग। मोदी जी ने परम मित्र कहा आपको, तो जब ये जीत इतनी बड़ी जीत हुई तो सबसे पहले उन्होंने आपसे क्या कहा? उन्होंने जब मेरी उनसे फोन पर बात हुई तो उन्होंने कहा आप लोगों ने बहुत अच्छा किया है, आप लोगों को बहुत बधाई, ये उनका पहला वाक्य था। और मुझे लगता है कि उससे निश्चित रूप से जो हमारे विजय का आनंद था वो बहुत बढ़ा। और आइए अब आपको खास बातचीत दिखाते हैं। बंटी साहू के छिंदवाड़ा के सांसद है, क्या कुछ उन्होंने कहा है इस खास बातचीत में, आइए सुनते हैं। करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसुरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। ये ऐसा वाक्य है जिस वाक्य को चरितार्थ करती एक शख्सियत आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए। उन्होंने न सिर्फ लगातार संघर्ष किया बल्कि उस संघर्ष को एक परिणति बना दिया, लोगों के लिए उदाहरण बना दिया कि एक विचारधारा को पकड़कर अगर आप चलेंगे तो उसी क्षेत्र के लोग एक समय जो आपका विरोध कर रहे हैं आपके साथ आने को मजबूर होंगे। बाकी बातें इंट्रोडक्शन में समय न गवाते हुए सीधा उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। हालांकि वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हमारे साथ विवेक बंटी साहू हैं, छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से सांसद। बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। एक बहुत लंबा संघर्ष आपका रहा और पहली बार संसद में आपको बोलने का मौका मिला। छिंदवाड़ा सागर रेल लाइन पर आपने बात रखी। अब क्या उम्मीद करते हैं कि जो एक टॉपिक जो लंबे समय से कोई उठाने वाला संसद में नहीं था, अब ये विषय संसद में पहुंचा है तो अब इसका हल भी निकलेगा? जी धन्यवाद आशीष जी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे प्रधानमंत्री जी का, अपने दल भारतीय जनता पार्टी का और माननीय अध्यक्ष जी का कि मुझे संसद में कल बोलने का अवसर मिला। और निश्चित तौर पर जो छिंदवाड़ा नरसिंहपुर सागर से लेकर के झांसी की रेलवे लाइन की मैंने बात किया हूँ, ये आज समय के हिसाब से बहुत आवश्यक है। जिस तरीके से दक्षिण से उत्तर को जोड़ने वाली जो रूट है, नागपुर से भोपाल होते हुए ग्वालियर होते हुए, और जो रूट का हम लोगों ने ऑप्शन दिया है छिंदवाड़ा से नरसिंहपुर और सागर होते हुए, तो इसकी दूरी लगभग 120 किलोमीटर कम पड़ेगी। तो रेलवे का भी हज़ारों करोड़ रुपए बचेगा, जो यात्री हैं उनका समय बचेगा और निश्चित तौर पर जो ट्रैफिक वहाँ पर उस रूट में जितना है वहाँ से ट्रैफिक भी कम होगा। तो इससे रूट से बनने से छिंदवाड़े में डेवलपमेंट होगा, नरसिंहपुर का डेवलपमेंट होगा और सागर का डेवलपमेंट होगा और विकास होगा। मेरा मुद्दा पहले से ही रहा है कि छिंदवाड़े का विकास हो, छिंदवाड़ा आगे बढ़े
और छिंदवाड़ा जो देश में आज दुनिया में आज हमारे देश में जो विकास की गति बढ़ रही है, तो छिंदवाड़ा भी उसमें शामिल हो। तो कल मुझे अवसर मिला रेलवे के संशोधन बिल में अधिनियम बोलने का, और कल मैंने उसमें वहाँ पर यह अपनी बात भी रखी। तो अभी क्या कमी थी, अब तक क्यों नहीं ये विषय उठाया जा पा रहा था? क्योंकि लगातार कमलनाथ जी जीत कर आ रहे थे और एक प्रखर वक्ता भी हैं और बहुत पुराने कद्दावर नेता भी हैं कांग्रेस पार्टी के, इसके बाद भी ये बात क्यों नहीं संसद में उठ पा रही थी? देखिए, कमलनाथ जी लंबे समय केंद्र में मंत्री रहे, बड़े बड़े विभागों के मंत्री रहे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे, लेकिन छिंदवाड़े की जनता ने जितना कमलनाथ जी को दिया, नाम, पैसा, शोहरत, वो उन्होंने कभी छिंदवाड़े को लौटाया नहीं। वो और उनके परिवार को इतना लंबा समय, लगभग 44 साल से प्रतिनिधित्व रहे हैं, 44 सालों से छिंदवाड़े ने उनको आशीर्वाद दिया, उनको जितवाया, लेकिन उन्होंने छिंदवाड़ा को कभी इतना दिया नहीं। वो सांसद रहते हुए, मुख्यमंत्री रहते हुए इस मुद्दे को उठा सकते थे, केंद्र में जब उनकी सरकार थी तब वो कर सकते थे। बनिस्पत कमलनाथ जी ने तो कई वर्षों तक के छिंदवाड़ा नागपुर की जो रेलवे परियोजना है, जिसको ब्रॉडगेज होना था, उसको रोक करके रखा, वो होने नहीं दिया। तो ये दुर्भाग्य था कि जो जनप्रतिनिधि थे कभी छिंदवाड़े के विकास के मुद्दे को नहीं उठाते थे, लेकिन छिंदवाड़े के पांडुना, मेरा जो संसदीय क्षेत्र है, यहाँ की जनता ने अपने बेटे को, अपने भाई को आशीर्वाद दिया, तो मेरी जिम्मेदारी है कि इन मुद्दों को उठाऊं और छिंदवाड़े के विकास में हम लोग काम करें। बहुत लंबा संघर्ष रहा, बहुत लंबा समय लगा। जिलाध्यक्ष से आपकी शुरुआत हुई, फिर निगम के चुनाव, विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव। विवेक जी, लगातार आपको हार मिल रही थी और इतनी हार मुझे लगता है कि अच्छे बड़े बड़े योद्धाओं को धराशायी कर देती है, गिरा देती है, लेकिन आप लगे रहे। उसके पीछे कोई खास मोटिवेशन थी आपके कि इस क्षेत्र की जनता का या किसी ऐसे व्यक्ति का आपके सिर पर हाथ था कि आपने ये इतनी बड़ी जीत हासिल की? देखिए, मेरे लिए कोई पद महत्वपूर्ण नहीं रखता। मेरे मन में और दिल में और दिमाग में, मैं राजनीति में ही इसलिए आया कि लोगों की सेवा कर सकूं। हमारा छिंदवाड़ा पांडुना जो संसदीय क्षेत्र है, यहाँ पर लगभग 38% आदिवासी भाइयों बहनों की संख्या है, और कांग्रेस ने, कमलनाथ जी ने इनको हमेशा वोट बैंक के रूप में उपयोग किया। आदिवासियों का जीवन स्तर सुधरे इसके लिए काम नहीं किया, हमारे जिले के गरीब लोगों को आगे बढ़े इसके लिए काम नहीं किया। जैसा मैंने पहले कहा कि उन्होंने कभी किसी मुद्दे को, छिंदवाड़े के विकास को नहीं चुना, कोई बड़े उद्योग धंधे छिंदवाड़े में स्थापित हुए इसके लिए काम नहीं किया। तो मेरा यही उद्देश्य राजनीति में आने के पीछे भी कि गरीबों के काम आ सकूं, दीनहीनों के काम आ सकूं, लोगों की मदद कर सकूं। और छिंदवाड़ा मेरी जन्मस्थली, कर्मस्थली है, तो भावनात्मक रूप से मैं छिंदवाड़े का विकास चाहता हूं। लेकिन ना कमलनाथ जी ना उनके परिवार के किसी की सदस्य की जन्मस्थली छिंदवाड़ा नहीं थी, तो वो छिंदवाड़े को पॉलिटिकल फैक्ट्री के रूप में उन्होंने छिंदवाड़े का उपयोग किया। उनकी भावनात्मक रूप से कभी छिंदवाड़े से उनका जुड़ाव नहीं रहा। तो मैंने कहा कि हार से कोई फर्क नहीं पड़ा, संघर्ष, लंबा संघर्ष छिंदवाड़े के विकास के लिए, छिंदवाड़े के लोगों के समृद्धि के लिए मैंने संघर्ष किया, और छिंदवाड़े की जनता ने एक बेटे के और भाई के रूप में मुझे स्वीकारते हुए लोकसभा चुनाव में एक बड़ी जीत दिलवाने का। तो उसके पीछे क्या कारण आप मानते हैं? वहां पर आपका लगातार बने रहना, या फिर अब लोग उकता गए थे कि कमलनाथ और कांग्रेस की राजनीति उनके हित में नहीं जा रही थी, तो उसमें ज़्यादा बड़ा फैक्टर क्या, कमलनाथ की नाकामी या आपका मेहनत करना? देखिए, पूरे देश में मुझे लगता है छिंदवाड़ा एक ऐसा जिला था जहाँ की जनता को अपने सांसद से मिलने के लिए 6-6, 8-8 महीने इंतजार करना पड़ता था, और कभी 6-8 महीने बाद इंतजार उनका नंबर आ गया तो लंबी लंबी लाइन, धक्का मुक्की। और पूरे देश में एक छिंदवाड़ा ऐसी जगह थी जहां अपने सांसद से मिलने के लिए छिंदवाड़ा की जनता ने लाठियां दिखाई। ये दुर्भाग्य था, मिलने के लिए? नहीं, ये दुर्भाग्य था। और इस दुर्भाग्य से निकालने के लिए मैंने बातचीत किया, हमने संघर्ष किए। कमलनाथ जी चुनाव को जीतने के लिए, चाहे शराब माफिया हो, कोल माफिया हो, अरबों रुपए, जितना पैसा कहीं नहीं लगता उतना अरबों रुपए छिंदवाड़े में खर्च करते हुए आए हैं, और इसके दम पर वो जीतते थे। तो इसके खिलाफ मुझे लड़ाई लड़नी थी, और इस लड़ाई में हम लोग सफल हुए। चलिए, ये सफलता अब आगे बनी रहेगी या फिर जाएगी, ये तो निर्भर करेगा कि आप आगे 5 सालों में कैसा विकास वहाँ के क्षेत्र की जनता को देते हैं। और कांग्रेस की बात होती है, जब कमलनाथ की बात होती है, अब इन दिनों वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे, ना नकुलनाथ कहीं दिखाई दे रहे जिनके खिलाफ आप चुनाव लड़ चुके हैं, उनके पिताजी कमलनाथ भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे जिनके खिलाफ आप चुनाव लड़ चुके हैं। इस वक्त प्रदेश में एक विपक्ष की कमी महसूस हो रही है। मैं तो चाहता हूँ कि ना दिखाई दे, ज्यादा अच्छा है। स्वास्थ्य लोकतंत्र की लेकिन इससे ये दिखता है कि उनके लिए पद और सीट ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं भी तो 2-2 चुनाव हारा, लेकिन एक दिन कभी घर पे नहीं बैठा। लेकिन वो जब जहाँ स्वार्थ की बात आ जाए, जहाँ मैं की बात आ जाए, तो आप देख लो कि वो परिदृश्य से आउट है। वो सिर्फ मैं करते आए हैं,
और हम लोग ने छिंदवाड़े को माध्यम से चुनाव जीता है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि पीड़ितों से मिलने नहीं दिया जा रहा है। वो जा रहे थे अपनी बहन जी प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ, उन्हें गाजियाबाद बॉर्डर पर ही रोक दिया गया। राहुल गांधी जी के दो दृष्टिकोण रहते हैं। अगर जिस प्रदेश में उनकी सरकार है, अगर वहाँ कोई घटना होती है तो वो उनके कान में जूं नहीं रेंगती और उनको कोई बारे में, चाहे वो राहुल जी हों चाहे प्रियंका जी हों, लेकिन जहाँ ऐसी घटनाएं हों वो तुरंत चले जाते हैं। उनको तो वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनमें गंभीरता होनी चाहिए। संसद चल रही है, संसद में रहना चाहिए, वहाँ अपनी बात को रखनी चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए। एक तो आप संसद में काम नहीं होने दे रहे हैं। संसद की जो प्रक्रिया होती है आज, उसमें देश के लोगों के टैक्स का, खून पसीने का पैसा उसमें जा रहा है। आप संसद नहीं चलने दे रहे हैं और वहाँ पर जाकर के आप अराजकता फैलाना चाहते हो। कल आपने देखा कि 5 घंटे ट्रैफिक जाम हो गया, लोगों को कितनी परेशानी हुई। ये अपनी राजशाही और जो इनके अंदर एक कूट के भरा हुआ है कि हम ही सब कुछ हैं देश के, इनके मन में जो है कि हम ही सब कुछ चला सकते हैं, तो अब ये नहीं चलने वाला है। आज तो देश के कितने राज्यों ने और पूरे देश की जनता ने दिखा दी कि अब इनका कहीं कोई स्थान नहीं है, ना इनकी विचारधारा बची है, ना इनके काम करने का बचा है। देश की जनता तो भारतीय जनता पार्टी को मौका अवसर दे रही है। देश की जनता मोदी जी पे विश्वास रखती है और मोदी जी के रूप में देख रही है कि अगर देश को कोई आगे बढ़ा सकता है तो मोदी जी बढ़ा सकता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने मंच पर ही आपके प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और जिन्हें प्यार से लोग मामा जी कहते हैं, केंद्रीय कृषि मंत्रालय की जिम्मेदारी इन दिनों वो संभाल रहे हैं, उनसे कुछ सवाल किए मंच पर। तो कांग्रेस के कुछ नेताओं से हमने बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने जो सवाल किए कि क्या हमने किसानों से कोई वादा किया था जो पूरा नहीं हुआ, किसानों की और सरकार के बीच की ये लकीर इतनी मोटी क्यों है या लकीर क्यों है, इसे हम मिटा सकते हैं, इस तरह के जब प्रश्न उन्होंने किए तो कांग्रेस के नेताओं ने कहा ये तो हम पिछले 10 साल से कह रहे हैं, राज्य में सरकार थी लेकिन किसानों से बातचीत नहीं हो पा रही, इसीलिए किसान सड़कों पर आकर आंदोलन कर रहा है। तो क्या किसानों की आय दोगुनी करने वाला विषय है या किसानों के लाभ का सौदा बनाने वाले जो विषय, क्या कुछ कमी रह गई है जिस वजह से उपराष्ट्रपति जी को सवाल उठाने पड़ रहे हैं? देखिए, देश में अगर किसानों की कल्याण की बात हुई तो पहली बार मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तब किसानों के कल्याण की बात हुई, और सिर्फ बात नहीं हुई, मोदी जी ने निर्णय लिए, ऐसे कानून बनाए कि किसान छला ना जाए और किसानों की आय दोगुनी हो। उसमें आप देखिए सबसे पहला बड़ा कदम, देश के 12 करोड़ से अधिक किसानों को किसान सम्मान निधि देकर के मोदी जी सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। हमने देखा है कि जब सीजन आता था तो यूरिया के लिए देश में गोलियां तक चलती थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी आए, निर्णय लिया, नीम कोटिंग हुई, यूरिया के लिए कोई लड़ाई नहीं हो रही, खादों में सब्सिडी दी गई। आप देखें पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री जी ने यूरिया के रेट में 1 रुपये की बढ़ोतरी नहीं करी। जिस रेट में 10 वर्ष पूर्व मिलती थी आज भी उसी रेट में यूरिया मिल रही है। लगातार खेती को आय का धंधा बनाया जाए, मोदी जी ने संकल्प लिया कि किसानों की आय दोगुनी करना है, उसके परिणाम दिखना चालू हो गए। MSP को लेकर के बातचीत हुई और हम लोग देखते हुए आए हैं कि ये जो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आंदोलन होते हैं वो स्पॉन्सर्ड होते हैं। सारी बातें होती है, सारी सहमति हो जाती है और फिर कहीं ना कहीं वो लोग जाते हैं, कहीं और कुछ बातें होती है, फिर उसमें वो लोग नई मांगे होने लगती हैं। हमारे कृषि मंत्री जी बहुत ही गंभीर हैं। मध्य प्रदेश के किसानों की दशा और दिशा बदलने वाले जो मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान जी अभी केंद्र में कृषि मंत्री हैं। वो लगातार किसानों से संपर्क में हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के नज़रों में हो रहा है और कहीं इसमें कहीं कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ होगा तो वो सारी बातें खत्म हो जाएंगी। और मोहन भागवत जी ने जो बात कही 3-4 बच्चे आज के, देखिए अगर भागवत जी कोई बात करते हैं तो बहुत अध्ययन करने के बाद वो बात कहते हैं और मैं उसमें कोई बुराई नहीं मानता। और मैं खुद कहता हूँ, मेरे भी 3 बच्चे हैं, 2 बेटी 1 बेटा है, तो मैंने तो उनकी बात को स्वीकारा है। आगे ऐसी बात है। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है कि कुछ बातों को आप अपने निजी स्तर पर भी रखें, कुछ बातों को समाज से धारण करें, कुछ अपने गुरुजनों से, कुछ अपने गुणीजनों से और कुछ ऐसे लोगों से जो समाज में या देश में या प्रदेश में कुछ हासिल कर चुके हैं स्थान, या जिन्होंने अपने संघर्ष से कोई कीर्तिमान बनाया या कुछ एक छोटी प्रेरणा ही दी। तो थोड़े थोड़े ज्ञान हमेशा लेते रहना चाहिए। जैसा कि बंटी जी का भी कहना है कि लोग वो बहुत सौभाग्यशाली हैं। ये सौभाग्य ऐसे ही लोगों से आता है, आपके परिवार से आता है, आपके माता पिता, आपके
भाई बहनों और पत्नी और बच्चों से आता है। तो ये सौभाग्य आपका भी बना रहे। विवेक जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद आपके आशीष जी, समय बहुत के बहुत लिए। धन्यवाद। आपने समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वादे के साथ आप इस पॉडकास्ट का हम यहाँ पर अंत करते हैं कि एक बार फिर हम आपको बुलाएंगे बिल्कुल और आपको आना पड़ेगा। बिल्कुल आएंगे। थैंक यू, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।